अभी तक आपने सुना। ऋषि ने वसुंधरा के चेहरे पर आए बालों को हटाया और गौर से देखा उसे। क्यों आज मैं ये सब कर गया मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ तुम अलग हो सबसे। कल मिलते हैं फिर से, गुड नाइट। ऋषि उसे कंबल उड़ाते हुए खुद से बोल रहा था। अब आगे। रात का वक्त, ऋषि का घर। ऋषि खड़ा खिड़की पर आज सुबह से शाम तक जो भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। वो सब सोचते वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। सुनैना रूम में आई तो देखा ऋषि खिड़की पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या बात है भैया, आज तो आप अकेले अकेले खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई है? सुनैना ने अंदर आते हुए कहा। अरे भाभी माँ, आप अभी तक सोई नहीं? ऋषि ने सुनैना की तरफ देख के बोला। नहीं, अभी ईशान को सुला के आई हूँ, सुनैना ने अलमारी में कपड़े रखते हुए कहा। हाँ, ऋषि ने बस बाहर देखते हुए इतना ही बोला। वैसे आपने आज कुछ ज़्यादा परेशान नहीं किया वसु को? सुनैना ने अलमारी बंद करते हुए कहा। मैंने? नहीं तो, मैंने कुछ नहीं किया भाभी माँ, ऋषि ने अनजान बनते हुए कहा। हाँ, अच्छा तो अपनी भाभी माँ से झूठ बोल रहे हैं आप? सुनैना ने ऋषि के कानों को हल्के से पकड़ते हुए कहा। अरे भाभी माँ, क्या कर रहे हो? ऋषि ने अपना कान पकड़ते हुए कहा। बहुत हुआ वसु को परेशान करना, आप अब और परेशान मत करना उसे, सुनैना ने बोला उसका कान छोड़ते हुए। हाँ ठीक है, ऋषि ने बोला। सुनैना चली गई मुस्कुरा के। ऋषि खड़ा मुस्कुराने लगा। सुबह का वक्त, ऋषि का घर। ऋषि बाहर बगीचे में एक्सरसाइज कर रहा था कि तभी एक ऑटो रुका और उसमें से वसुंधरा निकली। पीली सी साड़ी पहने, बाल गीले थे इसलिए खुले छोड़ रखा था उसने। कानों में पीले रंग के झुमके, माथे पे छोटी सी पीले रंग की बिंदी, आंखों में हल्का सा काजल, एक कढ़ाई वाली शॉल ओढ़े हुए धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी। ऋषि उसे आते हुए देख रहा था। उसकी आंखें जैसे थम गई हों। वसु, मत देखना उनकी तरफ, वरना पूरा दिन खराब हो जाएगा, वसुंधरा ने खुद से कहा और आगे बढ़ गई। वसुंधरा जी सुनिए, ऋषि ने वसुंधरा को बुलाते हुए बोला। हे हनुमान जी, नहीं प्लीज़ नहीं। वसुंधरा ने रोनी सूरत बनाए ऋषि की तरफ देखा। जी, वसुंधरा ने बोला। इधर आओ, ऋषि ने बोला। नहीं, मुझे नहीं आना, वसुंधरा ने बोला और भाग गई अंदर। हद है, मेरी बात, ऋषि मल्होत्रा की बात वो ना करके चली गई। अभी बताता हूँ, ऋषि ने गुस्से से बोला। वसुंधरा, भाभी ही तुम्हें बचा सकती है, अब उनके पास जाओ, वसुंधरा के ये बोल के सुनैना के पास चली गई। अरे बसु, आ गई तुम? चलो ईशान को भी उठा दो, नहीं तो लेट हो जाएगा, सुनैना ने बोला और नाश्ता बनाने लग गई। वसुंधरा हल्के से मुस्कुरा के चली गई। हनुमान जी नहीं, वो बस ना मिले, वसुंधरा खुद से बोलते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। वसुंधरा जैसे ही ईशान के कमरे में जाने लगी तो ऋषि उसका हाथ पकड़ के साइड ले आया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? वसुंधरा ने आंखों को बड़ी करके कहा। मैंने बुलाया था। क्या बोला तुमने, नहीं आओगी? और भाग भी गई। आज तक मुझे किसी ने ना नहीं बोला और तुमने ना बोला ही नहीं, भाग भी गई। बुलाऊं अब रॉकी को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए? ऋषि ने उसे धमकाते हुए कहा। नहीं नहीं, सॉरी, गलती हो गई, वसुंधरा ने मासूम सा चेहरा बना के बोला। ठीक है, पर अब हर रोज़ बिना मुझे गुड मॉर्निंग किए गई तब जरूर तुम्हें रॉकी के दर्शन हो जाएंगे, समझी ना आप? वसुंधरा जी, ऋषि ने उसे फिर धमकाते हुए कहा। जी समझ गई, वसुंधरा ने रोनी सूरत बना के बोला। जाओ अब, ऋषि ने उससे दूर होते हुए बोला। वसुंधरा सुनते ही भाग गई। वो ईशान के पास गई और उसे जगा के रेडी करके नीचे ले आई। ईशान बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता ले आती हूँ, वसुंधरा ये बोल के रसोई में चली गई। ईशान बैठा, कभी प्लेट बजाता तो कभी ग्लास। ईशान शांत बैठो, चलो अब नाश्ता करो जल्दी से, मैं आपका बैग देख लेती हूँ तब तक, वसुंधरा ने उसके सामने नाश्ता रखते हुए कहा। बसु, हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है 2 दिन बाद, ईशान ने खाते हुए कहा। तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ना? वसुंधरा ने उसके बैग में टिफ़िन बॉक्स रखते हुए कहा। हाँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ जो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिले, ईशान वसुंधरा के पास आते हुए बोला। हाँ चलो, आज हम सोच लेंगे तब आपको बता देंगे, अभी नाश्ता फिनिश करो जल्दी से, वसुंधरा ने उसे गोद में उठा के वापस खाने की टेबल के पास लाकर कुर्सी पर बैठाते हुए बोला। तभी ऋषि भी फ़ोन पे बात करते हुए आ गया। जी बंसल साहब, आप अनिल के साथ सारी फाइल भेज दो और साक्षी को भी बोल दो, यहीं से मीटिंग से चले जाएंगे हम, ऋषि ने फ़ोन पर बात करते हुए खाने की मेज़ के पास आते हुए बोला। ऋषि ने कुर्सी को खींचा और बैठ गया।
भाभी माँ चाय, ऋषि ने बोला। जी भैया लाई, सुनैना ने अंदर से बोला। गुड मॉर्निंग चाचू, ईशान ने ऋषि को देखकर बोला। गुड मॉर्निंग ईशान, ऋषि ने मुस्कुरा के कहा। गुड मॉर्निंग वसुंधरा जी, ऋषि ने भी वसुंधरा की तरफ देखते हुए कहा। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे सुबह से पहली बार देखा है, वसुंधरा ने मन में बोला। जी गुड मॉर्निंग, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। गुड मॉर्निंग सर, अनिल ने अंदर आते हुए बोला। अनिल की नज़र जैसे वसुंधरा पर गई, वो उसे फिर ऊपर से नीचे तक देखने लगा। सुनैना चाय लेकर आई तो अनिल की नज़रें वसुंधरा की तरफ थी, तो उसे गुस्सा आ गया। कुछ काम से आए हो अनिल? सुनैना ने थोड़ा गुस्से से बोला। जी मैम, सर ने बुलाया था, अनिल ने हड़बड़ा के सुनैना की तरफ देखते हुए बोला। अनिल लाइब्रेरी में जाकर बैठो, मैं आता हूँ, ऋषि ने नाश्ता करते हुए कहा। जी सर, अनिल ये बोल के जाने लगा, पर उसकी नज़र वसुंधरा पर ही थी। चलो ईशान अब जल्दी करो, वसुंधरा ने बोला उसके मुंह को नैपकिन से साफ करते हुए। वसुंधरा जी, अनिल से फाइल ला के दे देंगी प्लीज़, ऋषि ने बोला। जी, वसुंधरा बोल के चली गई। सुनैना बाहर आई तो देखा ईशान खड़ा था। ईशान जाना नहीं है, बसु कहाँ है? सुनैना ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो चाचू की फाइल लेने गई हैं लाइब्रेरी में, ईशान ने कहा। क्या? सुनैना ने सुना तो जल्दी से उठी। क्या हुआ भाभी? ऋषि ने पूछा सुनैना को ऐसे आते हुए। दूसरी तरफ अनिल वसुंधरा को गलत नियत से हाथ लगाया तो वसुंधरा ने उसे गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो जाकर नीचे गिर गया। खबरदार, जो गलती से भी मुझे कमज़ोर समझने की गलती की तो मुंह तोड़ के रख दूंगी, समझा? वसुंधरा ने गुस्से में बोला। तूने मुझ पर हाथ उठाया? तू जानती नहीं कि मैं क्या कर लूँगा? ये बोल के अनिल वसुंधरा के पास बढ़ा तो वसुंधरा ने पास रखा वास उठाया और उठाकर बोला। खबरदार, जो एक कदम बढ़ाया तो मैं इस वास से में और तेरे सर में कोई अंतर नहीं छोड़ूंगी, तो वही रह, समझा? वसुंधरा ने गुस्से में कहा। वसु, तुम ठीक हो ना? सुनैना ने वसुंधरा के पास आते हुए बोला। हो क्या रहा है यहाँ पर? ऋषि भी कमरे में आते हुए बोला। सर, मैं बताता हूँ, ये लड़की यहाँ आई और मेरे साथ पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लगी। अनिल ने जैसे ये बोला तो सुनैना ने आगे बढ़ के उसे एक तमाचा मारा। चुप, एकदम चुप, वरना बसु ने जितना नहीं मारा उससे कहीं ज़्यादा पिट जाओगे मेरे हाथों, सुनैना ने गुस्से से बोला। मैं बताती हूँ भैया, पहले दिन से ही इसकी गलत नज़र बसु पर थी। उस दिन जब मैंने इसे गुस्से में बोला था, उस दिन भी ये गलत निगाह से बसु को ही देख रहा था, और आज भी। और गलती बसु की नहीं, इसकी है। इसकी हालत देख के ही लग रहा है। सुनैना ने जैसे ये बोला, ऋषि का गुस्सा फट पड़ा। उसने अनिल की कॉलर पकड़ी और उसे कमरे से बाहर धक्का देते हुए मारने लगा। हिम्मत कैसी हुई उसे हाथ लगाने की तेरी? ऋषि उसे मारते हुए बोले जा रहा था। जब सबने ऋषि को अनिल को मारते हुए देखा इतनी बुरी तरह से तो डर गए। तभी साक्षी भी आ गई। उसने भी आज अनिल को ऐसे पिटते देख खुश हो गई। अमन, उठा के फेंक दे इसे बाहर, और अगर हरिद्वार में कहीं दिखाई दे तो जान ले लेना इसकी, ऋषि ने गुस्से से बोला। अमन उसे उठा के ले गया। ऋषि गुस्से में अंदर चला गया। ईशान चलो स्कूल, वसुंधरा ने ईशान से बोला तो वो डर से वहीं खड़ा हुआ था। ईशान, क्या हुआ? वसुंधरा ने जैसे ईशान को छुआ वो वसुंधरा से लिपट गया और रोने लगा। अरे ईशान, क्या हुआ? वसुंधरा ने उसे वैसे ही सीने से लगाए हुए पूछा। चाचू, ईशान बस इतना ही बोल पाया रोते हुए। सुनैना ने जब ये देखा कि ईशान डरा हुआ है तो वो ईशान के पास आई। ईशान, आपके चाचू ने बस उस आदमी को पनिशमेंट दिया है क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया था, सुनैना उसे गोद में बैठाते हुए कहा। तो क्या मुझे भी चाचू? ईशान रोते हुए बोला। बिल्कुल भी नहीं ईशान, आप तो कितने अच्छे हैं, आपको कोई क्यों ऐसा पनिशमेंट देगा? चलो इधर आओ, वसुंधरा ने बोला। ईशान वसुंधरा के पास चला आया। ईशान, आपके चाचू आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे कभी गुस्सा ही नहीं होते हैं, तो पनिशमेंट तो दूर की बात है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो वो आपको मनाते हैं ना, वसुंधरा ने प्यार से बोलते हुए कहा। हाँ जी, ईशान ने भी बहुत मासूमियत से बोला। तो आप उनका गुस्सा कम नहीं करोगे? वसुंधरा ने बोला। उन्होंने अगर मुझे भी, ईशान ने डरते हुए कहा। आज तक क्या उन्होंने कभी भी आपको कुछ बोला, आपको डांटा? कभी जैसे मैं और मम्मी डांट देते हैं? वसुंधरा ने उसे बहुत प्यार से समझाते हुए कहा। नहीं, वो तो मेरी सारी बात मानते हैं, मैं जो कहता हूँ वो करते हैं, ईशान ने आंखों को बड़ी करके कहा। हाँ, तो मतलब हमसे भी ज़्यादा प्यार वो आपको करते हैं, तो आपको भी जानना चाहिए ना, वसुंधरा ने उसके चेहरे को पकड़ के बोला। हाँ, ईशान ने कहा मुस्कुरा के। रुको, वसुंधरा ने उसे बोला और रसोई की तरफ बढ़ गई।
क्या कर रही हो बसु? सुनैना ने पूछा। रुको भाभी बताती हूँ, बसु ने जाते हुए बोला। वसुंधरा आई तो उसके हाथ में एक ट्रे था। ये क्या है बसु? सुनैना हैरानी से बोली। इस सिचुएशन माँ, तुमको ये सब खाने का सूझ रहा है बसुदी? कमला ने बोला हैरानी से। चुप करो कमला, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो सर के लिए है। वसुंधरा ने ईशान के पास आके बोला। ईशान, इसे लेके चाचू के पास जाओ और देखो, डरना मत। मैं और बाकी सब भी बाहर ही खड़े होंगे, बिल्कुल भी मत डरना और जाके चाचू के गुस्से को दूर करो, ओके? वसुंधरा ने वो ट्रे ईशान को दी। ईशान एक बार सबको देखा और धीरे कदमों से जाने लगा। वसुंधरा और बाकी सब भी गए पर बाहर ही खड़े हो गए। ईशान गया और खड़ा हो गया। ऋषि उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। ईशान ने सबको देखा पीछे और धीरे से बोला, चाचू। ईशान की आवाज़ सुन के ऋषि ने बोला, ईशान जाओ अभी यहाँ से। ईशान ने सुना तो वो जाने लगा। वसुंधरा और बाकी सब ने आंखें दिखाई तो वो वापस मुंह बना के मुड़ गया। चाचू आह! ईशान ने जैसे ही बोला तो ऋषि उसकी तरफ भाग के आया। सुनैना भी आ रही थी पर वसुंधरा ने उसे रोक दिया। अरे भाभी, वो नाटक कर रहा है, वसुंधरा ने बोला। ईशान, आप ठीक हो ना? ऋषि के उसे पकड़ते हुए कहा। हाँ चाचू, मैं ठीक हूँ, पर यह ट्रे भारी है, पकड़ो। ईशान ने मासूम फेस करके बोला। ये क्या है? ऋषि ने ट्रे में रखी चीज़ों को देख के बोला। ये पानी है, चाय है, आइसक्रीम है। आप पहले पानी पी लो, आपका गुस्सा शांत हो जाए, और फिर चाय पी लो ताकि आप अच्छा सोचो। और ये मेरे लिए आपको सर्दी हो जाएगी, मत खाओ ये। ईशान ने आइसक्रीम की कटोरी उठाते हुए कहा। ऋषि उसकी बातों पर हंस दिया और उसे गोद में उठा लिया और ट्रे रख दिया मेज पर। और आपको भेजा किसने यहाँ ये सब लेकर? ऋषि ने उससे पूछा। वसुंधरा, हम तो चले, अब तुम संभाल लो। सुनैना ये बोल के कमला और साक्षी के साथ चली गई। वसुंधरा ने जैसे पैर बढ़ाए तो उसकी पायल की आवाज़ हुई। हाँ तो ये हैं, ऋषि ने वसुंधरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ चाचू, वसु ने बोला। आपका गुस्सा ऐसे शांत हो जाएगा? ईशान ने बहुत प्यार से बोला। शुक्रिया ईशान, अब आप नीचे जाओ, हम आते हैं आपको, आज हम स्कूल छोड़ देंगे। ऋषि ने उसे नीचे उतारते हुए बोला। ईशान चला गया। मैं भी चलती हूँ, भाभी बुला रही होंगी ना? वसुंधरा हाथ छुड़ा के जाने लगी तो ऋषि ने बोला, सॉरी वसुंधरा, मेरे घर में आपके साथ इस तरह की बदतमीजी हुई उसके लिए। ऋषि ने जब ये बोला तो वसुंधरा रुक गई। हम माफ़ कर देंगे पर एक शर्त है। वसुंधरा ने उसकी तरफ देखते हुए बोला। क्या? बोलो, ऋषि ने बोला। ऐसे नहीं, वादा कीजिए, जो बोलूँगी मानेंगे आप। वसुंधरा ने अपना हाथ आगे करके कहा। हाँ ठीक है। ऋषि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। आप मुझे परेशान करना छोड़ देंगे बिल्कुल, और उस कुत्ते से डराएंगे नहीं और बार बार उसका नाम नहीं लेंगे। आप वादा किया है? आप ना नहीं बोल सकते। वसुंधरा ने बहुत प्यार से बोला तो ऋषि मुस्कुरा दिया। ऋषि धीरे धीरे वसुंधरा के पास आने लगा। उसका हाथ पकड़े वसुंधरा पीछे होना चाहती पर ऋषि उसका हाथ पकड़े हुए था। ऋषि जब वसुंधरा के काफ़ी करीब आया तो वसुंधरा की नज़रें झुक गईं। सोच के बताऊंगा, ऋषि ने इतना बोला और मुस्कुरा के चला गया। वसुंधरा ने देखा तो ऋषि जा चुका था। वो भी नीचे आ गई मुंह बनाकर। बसु, आज तो नेहा की सगाई है ना, तो क्या तुम जाओगी? सुनैना ने उसको नाश्ते की प्लेट देते हुए कहा। हाँ भाभी, शाम को। वसुंधरा ने प्लेट लेते हुए कहा। कमला, तुम भी खा लो, आओ। सुनैना उसे आवाज़ देते हुए कहा। तो एक काम करो ना बसु, यहाँ से हम सब साथ ही चल लेंगे, तुम यहीं आ जाना रेडी होके। सुनैना नाश्ता करते हुए बोली। ठीक है भाभी, वसुंधरा ने पोहा खाते हुए कहा। सब ने नाश्ता किया और अपने काम में लग गए। सुनैना कमला को कढ़ाई सिखा रही थी और वसुंधरा ईशान के ड्राइंग कंपटीशन के लिए कुछ खोज रही थी वहीं बैठे। दोपहर तक वसुंधरा काम करती रही, फिर गई ईशान को लेके आई। सुनैना ने वसुंधरा को तैयार होने भेज दिया। वसुंधरा निकल गई घर के लिए। वसुंधरा ऑटो लेके जा ही रही थी तो उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। वो घर के पास उतरी और चलने लगी। उसे फिर लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। वो इसे अपना भ्रम समझ के घर पर आ गई। कुछ काम कर वो रेडी होने चली गई। ईशान, चलो रेडी हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। सुनैना ईशान के कपड़े लिए उसके पीछे भाग रही थी। अरे क्या हुआ ईशान, क्यों भाभी माँ को परेशान कर रहे हो? इसी ने ईशान को पकड़ते हुए कहा। नहीं, बसु को बुलाओ, कहाँ है वो? क्यों गई मुझसे बिना मिले? ईशान ने गुस्से से बोला। अरे आ रही है वो, आप तो रेडी हो जाएं, जब तक आप रेडी होंगे वो आ जाएगी। सुनैना ने उसे शर्ट पहनाते हुए कहा।
भाभी माँ कहाँ है वसुंधरा जी, कहीं गई है क्या? ऋषि ने बोला। जी भैया, रेडी होने घर गई है, नेहा की सगाई है, आज तो सोचा सब साथ ही चल लेंगे। सुनैना ने ईशान को रेडी करते हुए कहा। हाँ ओके, मैं छोड़ दूंगा, पास एक होटल में मेरी मीटिंग है तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, जब निकलूँगा तो आप सब लोग को ले आऊँगा, ऋषि ने जाते हुए बोला। सुनैना बस मुस्कुरा दी। ऋषि भी रेडी होने चला गया। सुनैना रेडी होके ईशान को लेकर नीचे आई तो कमला भी आ गई थी। कमला देख बसु कहाँ रह गई, कहीं सो तो नहीं गई? सुनैना ने हंसते हुए कहा। जी नहीं, मैं आ गई, वसुंधरा ने अंदर आते हुए कहा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र न लगे। सुनैना आंखों से काजल निकाल के उसके कानों के पीछे लगाते हुए बोली। वसुंधरा लग भी बहुत प्यारी रही थी। रेड कलर की साड़ी नेट वाली, उस पर फुल स्लीव का ब्लाउज और जूड़ा, हल्का सा मेकअप और कढ़ाई की हुई एक तरफ शॉल। हम अच्छे नहीं लग रहे हैं का? कमला ने मुंह बना के बोला। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र न लगे, वसुंधरा ने उसको टीका लगाते हुए कहा। भाभी माँ चले, ऋषि बाजू ठीक करता हुआ नीचे उतरते हुए बोला। तभी उसकी नज़र वसुंधरा पर गई। ऋषि उसे देखता हुआ 2-3 सीढ़ियाँ छोड़ के उतर आया जिससे वो गिरने वाला था। अरे भैया संभल के, अभी गिर जाते, सुनैना ने कहा। गिर ही तो रहा हूँ, ऋषि ने खोए हुए कहा। क्या बोला आपने? सुनैना ने पूछा। कुछ नहीं भाभी, कुछ भी तो नहीं, चले, ऋषि ने बोला और आगे बढ़ गया। सुनैना ने मुस्कुरा दिया। ऋषि ड्राइविंग कर रहा है और उसके बगल में सुनैना बैठी थी। वसुंधरा ईशान को लिए बैठी थी और उसके बगल में कमला बैठी थी। ऋषि ने सामने लगे मिरर से देखा वसुंधरा को। तभी गाड़ी के एफएम पर एक प्यारा सा गाना बजने लगा। कलमा मोहब्बत का कोई तुम पाक आयात हो, रूहानी सांस सुकून दिल का धड़कनों की इनायत हो। ऋषि के कानों में जैसे ही गाना गया वो वसुंधरा को ही देखने लगा। वसुंधरा ईशान को गोद में लिए बाहर देख रही थी और ऋषि बस उसे, भैया आगे देख के चलाओ, कहीं कुछ हो गया तो आपके साथ मुफ्त में हम भी जाएंगे सब, सुनैना ने धीरे से कहा तो ऋषि की नज़र सामने सड़क पर हो गई। सुनैना मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद सब नेहा की सगाई में पहुंचे। ऋषि उन सबको वहां छोड़ के अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। सुनैना, कमला, वसुंधरा और ईशान सब अंदर गए। एक बहुत बड़ा हॉल था और इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वसुंधरा और सुनैना नेहा की माँ के पास चले गए। प्रणाम आंटी जी, वसुंधरा ने बोला। अरे बसु, आज वक्त मिला तुम्हें हमसे मिलने का? इतने दिनों से हो पर आई नहीं, नेहा की माँ सुमन जी ने बोला। माफ़ कर दो आंटी जी, वसुंधरा ने उनसे कान पकड़ के माफ़ी मांगते हुए कहा। हाँ कर दूंगी माफ़, पर एक शर्त है। क्या? वसुंधरा ने बोला। बाद में बताऊंगी, जाओ अभी नेहा से मिल लो, सुमन जी ने मुस्कुरा के बहुत प्यार से कहा। नमस्ते सुमन जी, सुनैना ने बोला। अरे सुनैना जी, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया आने के लिए, सुमन जी ने बोला। अरे आते क्यों नहीं, नेहा ने इतने सालों काम किया है, वो भी इतने प्यार से, तो हमें तो आना ही था, सुनैना ने बोला। चलिए हम आपको लड़के के घर वालों से मिलवा दें, सुमन जी ने उसे स्टेज पर ले जाते हुए कहा। सुमन ने सुनैना को जब उन लोगों से मिलवाया तो वो सब सुनैना को वहाँ देख के हैरान थे कि ऋषि मल्होत्रा की भाभी यहाँ आई हैं। सुनैना सबको नमस्ते किया और नीचे लगे सोफे पर बैठ गई। ईशान कमला के साथ बैठ गया। वसुंधरा नेहा के कमरे में गई जहाँ वो रेडी होके बैठी थी। बसु आ गई तुम? नेहा ने अपना लहंगा पकड़ के उसके पास आते हुए बोली। कैसे नहीं आती, हमारी इकलौती दोस्त की सगाई है, हमें तो आना ही था, वसुंधरा ने उसे गले लगा के बोला। तूने देखा उन्हें कैसे लगे तुझे? नेहा ने उसका हाथ पकड़ के पूछा। सच बोलूं या झूठ? वसुंधरा ने बोला। सच बोल, नहीं तो मार खाएगी, नेहा ने गुस्सा करते हुए कहा। अरे बस बस मेरी जान, तेरे वो बहुत अच्छे हैं, वसुंधरा ने कहा तो दोनों दोस्त हंस दी। वो दोनों वहीं बैठी बातें करती रहीं। कुछ देर बाद नेहा को बुलाया गया सगाई के लिए। वसुंधरा और कुछ लड़कियां उसे लेके बाहर आईं। नेहा का होने वाला वीर खड़ा था। देख वीर कितने खुश नजर आ रहे हैं आफत के लिए, वसुंधरा ने धीरे से बोला तो नेहा ने सबसे छुप के उसे कोहनी मार दी धीरे से। ज़्यादा हाथ मत चला वरना मना कर दूंगी कि इससे सगाई मत करो, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। नेहा ने उसकी तरफ मुंह बना के देखा। चल अब आगे सब देख रहे हैं, वसुंधरा ने कहा। नेहा को वीर के पास खड़ा किया गया लाके। पंडित जी ने छोटी सी पूजा की और फिर वीर और नेहा ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। तभी उन पर ऊपर से बहुत सारे गुलाब के फूल गिरने लगे। मुबारक हो दी, नेहा के भाई सुशांत ने आते हुए कहा, जो अभी बस पहुंचा ही था। सुशांत तू आ गया,
नेहा ने उसे ऐसे अचानक देख के खुशी से उसे गले लगा लिया। अब कैसे नहीं आता, मेरी दी की सगाई है, मुझे तो आना ही था, सुशांत ने बोला। नमस्ते बसुदी, सुशांत ने वसुंधरा को देखकर बोला। कैसे हो सुशांत, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। ठीक हूँ, सुशांत ने बोला। मैं अभी आई, वसुंधरा ने नेहा से कहा और स्टेज से नीचे उतर गई। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी लाइट ऑफ हो गई सारी। तभी उन्हें एक रोशनी में किसी की परछाई दिखाई दी। आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त की सगाई हो गई है और कुछ दिनों बाद वो किसी और की हो जाएगी, हमेशा के लिए। वसुंधरा हाथ में माइक लिए बोल रही थी। उस पर एक स्पॉट लाइट पड़ रही थी। सब उसकी तरफ देख रहे थे। अक्सर हम जब साथ होते तो हमारी नेहा जी हर बार एक सवाल करती कि वसु, तुझे कैसा हमसफ़र चाहिए, तो हम टाल देते थे क्योंकि शायद वक्त नहीं मिला था, फिर पता नहीं था। आज भी उसने यही सवाल किया तो सोचा बेचारी को बता दूं, नहीं तो ये कसक लेकर गई तो गाली ही देगी हमें। नेहा सिर्फ तेरे लिए, वसुंधरा ने बोला तो एक बार फिर लाइट ऑफ हो गई और म्यूज़िक बजने लगा। सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। तभी लाइट ऑन हुई तो वसुंधरा और कमला दोनों कई सारी लड़कियों के साथ थिरक रही थी। जैसे वसुंधरा ने नाचना शुरू किया, गाते हुए सब मुस्कुरा के उसे देख रहे थे। वसुंधरा सुनैना के पास आके उसे उठा के गाने लगी। ऋषि भी अब अपनी मीटिंग ख़त्म करके आ गया था। वो जैसे अंदर जाने लगा तो हॉल की खिड़की से देखा वसुंधरा नाच रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी, तो वो वहीं रुक गया और उसे देखने लगा। वसुंधरा ने जैसे डांस ख़त्म करके रुकी तो सब उसकी तारीफ़ करके तालियां बजा रहे थे। बहुत अच्छा वसु, ईशान ने उसके पास आते हुए कहा। आपको अच्छा लगा, वसुंधरा ने उसे गोद में उठा के बोला। वसु, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो और गाती भी अच्छा हो, सुनैना ने बोला। अरे ऐसा क्या है जो हमारी बसु को नहीं आता, सुमन जी ने कहा वसुंधरा के सर पर हाथ रख के। चलिए खाना खा लीजिए, सुमन जी ने बोला। सब खाने के लिए चले गए। ईशान को बसु खिला रही थी। वहीं कोई और था जो बाहर गाड़ी के बोनट पर पीठ लगाए बैठा था और फ़ोन में बसु की तस्वीर देख रहा था। वो था ऋषि। उसने आंखें बंद की और सामने बस वसुंधरा का चेहरा था हंसते हुए। खाना खा के सब बाहर आए तो देखा कि ऋषि गाड़ी की बोनट पर पीठ लगाए बैठा था। अरे भैया, आप कब आए? सुनैना ने उसे ऐसे बैठा देखा तो बोला, बस कुछ वक्त हुआ है, चले, ऋषि ने बोला बोनट से उतरते हुए। अंदर क्यों नहीं आए? सुनैना ने बोला। बस मन नहीं था, थक गया हूँ, चले घर, ऋषि ने थोड़ा परेशान होकर बोला। हाँ चलिए, सुनैना ने बोला। सब वहाँ से निकले। ईशान वसुंधरा की गोद में सो गया था। ऋषि ने उसके घर के मेन गेट पर गाड़ी रोक दी। कमला ने ईशान को अपनी गोद में ले लिया। वसुंधरा नीचे उतरी और सुनैना को गुड नाइट बोल के शॉल ठीक से ओढ़ के वो आगे बढ़ने लगी। ऋषि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी पर उसकी नज़र साइड मिरर पर नज़र आ रही वसुंधरा पर थी। वसुंधरा अपने घर आई और लॉक खोलने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। वसुंधरा अंदर चली आई। वो दरवाज़ा लॉक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे किचन में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा गई। वसुंधरा धीरे कदमों से चल के किचन की तरफ जाने लगी। उसने जाके देखा तो बिल्ली थी जो किचन की खुली खिड़की पर बैठी थी और एक बड़ा चमचा गिरा हुआ था। वसुंधरा ने मुस्कुरा के उसे उठा के रख दिया। वसुंधरा अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ ऋषि भी सबके साथ घर पहुंचा। सुनैना बाहर आई और ईशान को गोद में ले लिया। कमला जाओ, सो जाओ, थक गई होगी तुम भी, सुनैना ने उसकी बोझिल आंखें देख के बोला। जी भाभी, कमला ने जम्हाई लेते हुए कहा। ऋषि भी नौकर को चाबी देके वो भी कमरे में चला गया पर उसका दिल आज बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों है ये। वो चुपचाप आया कमरे में और दरवाज़ा बंद करके कोट उतार के बिस्तर पर रख दिया और खिड़की के पास खड़ा हो गया, टाई को ढीला करके। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को सहला रहे थे। उसे अच्छा लग रहा था। वसुंधरा भी चेंज करके खिड़की पर खड़ी थी। तभी उसका फ़ोन बजा। देखा तो रचना थी। कैसी हो रचना? वसुंधरा ने फ़ोन उठा के बोला। मैं तो ठीक हूँ, पहले आप बताओ कि नेहा दी की सगाई कैसी रही? रचना ने एक्साइटेड होकर पूछा। बहुत अच्छा था, मैंने तुझे बहुत मिस किया, तू होती तो और मज़ा आता, वसुंधरा ने थोड़ा उदास होकर कहा। डोंट वरी दीदी, मैं शादी में साथ रहूँगी आपके, रचना ने खुश होकर कहा। अच्छा, तो फूफा जी ने हाँ कह दिया यहाँ आने को? वसुंधरा ने खुश होते हुए कहा। जी दीदी, बहुत मुश्किल से माने हैं, रचना ने कहा। चलो अच्छा है। वसुंधरा ने जैसे ये कहा तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। रचना, मैं बाद में बात करती हूँ, लगता है कोई आया है,
वसुंधरा ने कहा और फ़ोन रख दिया। वसुंधरा साल ओढ़े दरवाजे के पास गई और दरवाजे को खोल के देखा तो कोई नहीं था। कौन था, किसने खटखटाया था? वसुंधरा ये सोच ही रही थी कि अचानक से किसी ने उसे सामने से आकर धक्का दिया। वो जाके फर्श पर गिर गई। उसके साथ कुछ लोग और थे और उन सब ने अपने मुंह बांधे रखे थे। वो सब अंदर आए और दरवाज़ा बंद किया। हॉल में हल्की सी रोशनी थी, एक छोटी सी लाइट से। कौन हो तुम लोग और ये क्या बदतमीजी है? वसुंधरा ने फर्श पर पड़े हुए कहा। बदतमीजी नहीं ये वसुंधरा जी, ये बदला है जो आज हुआ, उसका बदला। उस आदमी ने अपने मुंह से कपड़े को हटाते हुए कहा। तुम, लगता है आज की पिटाई भूल गए हो जो फिर चले आए यहाँ। वसुंधरा ने फर्श पर से उठते हुए अनिल से कहा। नहीं, उसी लिए तो आया हूँ जो अधूरा रह गया था, उसे पूरा तो मुझे ही करना होगा ना वसुंधरा जी। अनिल ने उसके चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहा। लगता है तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है जो यहाँ आए हो। वसुंधरा ने अनिल को एक तमाचा मारते हुए कहा। तभी उसके गुंडे ने वसुंधरा को पकड़ लिया कस के। मुझ पर हाथ उठाया तूने? अब तो देख, जिस गुरूर में है वो ही मैं आज ख़त्म कर दूंगा। अनिल ने अपने कदम बढ़ाते हुए कहा। तभी वसुंधरा ने एक आदमी को लात मारी। उसने वसुंधरा का हाथ छोड़ा, अपना पेट पकड़ लिया। उसे देख के लगता था कि लात जोर की पड़ी थी। दूसरे आदमी के मुंह पर एक घूंसा मारा और वो सीधा फर्श पर गिरा। अनिल वसुंधरा से सबको पिटता देख तो उसे गुस्सा आया। तुम सब एक लड़की के हाथ मार खाने आए हो, मारो इसे, अनिल ने गुस्से से कहा। तभी तीसरा आदमी उस पर चाकू लेके उसके पास आया। उसने जैसे वसुंधरा पर वार किया, उसने उसका हाथ पकड़ के मोड़ कर उसके पीठ से लगा दिया। शायद तुम्हें नहीं पता अनिल जी कि हम इलाहाबाद में बहुत मशहूर हैं लड़ाई के लिए। क्या करें, तुम जैसे बेकाबू सांड हमारे यहाँ आए दिन मिल जाया करते थे। उन्हें खूंटे से कैसे बांधते हैं ये हम अच्छे से जानते थे। तुम भी उन्हीं में से एक हो। वसुंधरा ने उस आदमी के पीठ पर एक जबरदस्त कोहनी मारी जिससे वो बुरी तरह कराहा गया। पर तभी किसी ने वसुंधरा के सर पर जोर से मारा और वो नीचे गिर गई। उसकी आंखों के सामने बेहोशी छाने लगी। मुझे भी तुम जैसी मिमियाती बकरियों को काबू करना आता है। अब तुमसे मैं हिसाब बराबर करूँगा। ये कह के अनिल उसकी तरफ मुस्कुराकर बढ़ने लगा। वसुंधरा के सर पर चोट आई हुई थी, वो फर्श पर पड़ी हुई थी, उसकी आंखें बोझिल होती जा रही थी। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा? मैं वो हूँ जिसे एक बार जो पसंद आए उसे हासिल करता हूँ, या प्यार से या ज़बरदस्ती से। अनिल ने उसके पास आते हुए बोला। जब तुझ जैसे लोगों के दिन पूरे हो जाते हैं तभी उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। वसुंधरा ने लड़खड़ाती जुबान से कहा। मेरी छोड़ो, तुम अपनी सोचो वसुंधरा जी। ये कहता हुआ अनिल उसकी तरफ बढ़ा। वसुंधरा खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा के पीछे हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? अनिल ने धीरे से कहा। उसने इशारे से खिड़की से बाहर देखने को कहा अपने एक आदमी से। उसने देखा तो बाहर ऋषि था, वो भी अमन के साथ। सर, बाहर ऋषि मल्होत्रा है। इतना सुनते ही अनिल हैरान था। कोई कुछ मत करो, बस चुपचाप रहो, वो चला जाएगा अगर कुछ नहीं पाएगा तो, अनिल ने कहा। वसुंधरा के सर से खून बह रहा था। उसने अपने पैरों को हिलाया तो पायल की आवाज़ करने लगी। वसुंधरा जी, आप गेट के पास हैं, मैं ऋषि। दरवाज़ा खोलिए, ईशान की तबीयत खराब है, ऋषि ने बाहर से कहा। वसुंधरा ने उठने की कोशिश की पर वो गिर गई और साथ में पास रखा स्नैपशॉट भी गिर गया जिसकी आवाज़ ऋषि को सुनाई दी। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है अमन, ऋषि ने सोचते हुए बोला। रुकिए सर, मैं देखता हूँ, अमन ने खिड़की के पास जाते हुए बोला। पर खिड़की पर पर्दों के लगे होने से कुछ नहीं दिख रहा था। सर, वसुंधरा ने अपनी पूरी जान लगा के बोला। ये तो वसुंधरा की आवाज़ है ना? वसुंधरा जी, आप अंदर हैं? ऋषि ने परेशान होते हुए कहा। सर, पीछे किचन की खिड़की खुली है, वहाँ से अंदर जा सकते हैं, अमन ने बोला। ऋषि ने सुना तो अमन के साथ धीरे कदमों के साथ पीछे की तरफ जाने लगा। अनिल को लगा कि वो लोग चले गए हैं। लो वसुंधरा जी, आज तो खुद भगवान चाहता है कि मैं अपने काम को अंजाम दूं। अब उसकी बात को कैसे टाल दूं मैं? अनिल ने एक भद्दी सी हंसी हंसते हुए बोला। लगता है तुम ठीक कह रहे हो अनिल, भगवान ने तुम्हें इसलिए यहाँ भेजा कि अधूरा काम पूरा हो सके, पर तुम्हारा नहीं, मेरा, ऋषि ने हॉल में आते हुए कहा। सर, वसुंधरा ने धीरे से बोला तो ऋषि वसुंधरा के पास आया। वसुंधरा, आप ठीक तो है ना? उठिए, आपके सर से तो खून बह रहा है, ऋषि ने घबरा के कहा। चल, इसके साथ तुझसे भी हिसाब कर ही लेता हूँ। अनिल ने अपने आदमियों को इशारा किया। चल देख लेते हैं, ऋषि ने वसुंधरा को अमन को देते हुए कहा।
देखे तू यहाँ से जिंदा जाता है या नहीं, ऋषि ने शर्ट की बाजू को खोल के मोड़ते हुए कहा। अमन, वसुंधरा को लेके हॉस्पिटल जाओ और एक डॉक्टर को बोलो कि घर जाए, ईशान की तबीयत खराब है, जाओ तुम, ऋषि ने बिना अमन की तरफ देख के बोला। जी सर, पर यहाँ, अमन ने वसुंधरा को संभालते हुए बोला, जो शायद अब बेहोश हो गई थी। हम देख लेंगे, आप जाओ, ऋषि ने कहा। अमन वसुंधरा को लेके बाहर जाने लगा तो उस पर किसी ने चाकू से वार किया। ऋषि ने उसका हाथ पकड़ा और मोड़ दिया बुरी तरीके से। अमन वसुंधरा को लेके बाहर निकल गया। मारो इसे, बचने ना पाए, अनिल ने अपने आदमियों से बोला। हमें मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ अनिल, और तेरे इन भाड़े की गुंडे में वो ताब नहीं है जो ऋषि मल्होत्रा की गर्दन तक आ सके, ऋषि ने उसके आदमी को मारते हुए कहा। अनिल ने जब देखा कि उसके बचने का अब कोई रास्ता नहीं है तो उसने अपने एक आदमी को ऋषि पर धक्का दिया और भाग गया। बाहर आके वो गाड़ी में बैठा और चला दिया स्पीड में गाड़ी। जब तक ऋषि आता वो जा चुका था। ऋषि ने हाथ में लिए गन को चला दिया गुस्से में, पर अनिल की गाड़ी काफ़ी दूर निकल गई थी। हरिद्वार का सिटी हॉस्पिटल। अमन वसुंधरा को हॉस्पिटल ले आया था। ज़्यादा गहरा घाव नहीं था। डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी। ऋषि भी आ जाता है। कैसी है वो, ऋषि ने पूछा। जी अंदर है अभी, डॉक्टर है उनके साथ अभी, अमन ये बोलता है और ऋषि जैसे बिना सुने अंदर चला जाता है। अरे कौन है आप, और यहाँ ऐसे अंदर कैसे चले आए, बाहर जाइए यहाँ से, डॉक्टर ने बिना जाने समझे बोला। पहली बात औकात में रहो, दूसरा जो काम है वो कर, और अब ये बता कैसी है ये, ऋषि ने उसके कॉलर को पकड़ के बोला गुस्से में। हो कौन तुम, और तमीज़ सीख के आओ पहले, किसी के साथ बात कैसे करते हैं, उस डॉक्टर ने भी गुस्से में बोला। डॉक्टर साहब, ये ऋषि मल्होत्रा हैं, इस हॉस्पिटल के ऑनर हैं, ये इन्हीं का हॉस्पिटल है, एक नर्स ने आके धीरे से बोला। सॉरी सर, पर आप थोड़ा पैसेंस रखिए, और ये ठीक है, अभी होश में आ जाएंगी, रोज़ आके पट्टी करवा लेंगे। डॉक्टर ये बोल ही रहा था कि वसुंधरा को होश आया, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी, वसुंधरा ने सर पर हाथ रख के उठते हुए कहा। जब सब खुद ही कर लें आम आदमी, तो हमें डिग्री लेने की क्या ज़रूरत थी, डॉक्टर ने थोड़ा गुस्से में बोला। मैं एक नर्स हूँ इसलिए खुद कर सकती हूँ, वसुंधरा ने थोड़ा गुस्से में बोला। कमाल के हस्बैंड वाइफ हैं आप दोनों, उस डॉक्टर ने एक पेपर पर कुछ लिखते हुए कहा। ये मेरे पति नहीं है, वसुंधरा ने मुंह बना के कहा। क्या बोल रही हो बसु, मतलब सर पर चोट क्या लगी, तुम हमें भूल गई, हमें, अपने पति को, ऋषि ने नाटक करते हुए कहा। क्या सर देखिए, वसुंधरा उठने लगी पर सर पर लगने के कारण वो गिरने को हुई और ऋषि ने उसे पकड़ लिया। डॉक्टर चला गया वहाँ से। ये क्या था, आपने झूठ क्यों बोला, वसुंधरा ऋषि की बाहों में खड़े हुए बोली। घर चले, ऋषि ने बोला और उसे सहारा देके बाहर ले आया। अमन चलो, ऋषि ने वसुंधरा को पीछे बैठाया आराम से और खुद आके अमन के पास बैठ गया। ऋषि का घर। ऋषि घर पहुंचता है, वसुंधरा पीछे सर किए बैठी थी। अमन दरवाज़ा खोलता है और वसुंधरा बाहर आई। ईशान की तबीयत खराब है, क्या हुआ उसे, वसुंधरा ने ऋषि से पूछा। हाँ, वो शायद कुछ खा लिया था उसने सगाई में, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई, पर डॉक्टर ने देख लिया है, अब ठीक है, ऋषि उसे अंदर लेकर आते हुए कहा। मैं एक बार देख लूँ, वसुंधरा ने बोला। जी, ऋषि ने बोला और उसे ऊपर ईशान के कमरे में ले गया। भाभी, ईशान कैसा है, वसुंधरा ने धीरे से बोला तो सुनैना ने उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखा। अरे बसु, ये सब क्या हुआ, और तुम्हें ये चोट कैसी लगी, सुनैना ने घबरा के कहा। बसु, ईशान ने नींद में बोला। हाँ ईशान, यहीं हूँ मैं, आप सो जाओ, मैं यहीं हूँ, वसुंधरा ने ईशान के पास बैठ के उसके सर को सहला के कहा। तब से बस तुम्हें ही पुकार रहा था, बहुत मुश्किल से सोया, सुनैना ने नम गले से कहा। माफ़ कर दो भाभी, आज के लिए अब ये गलती नहीं होगी, वसुंधरा ने भी रोते हुए कहा। पर हुआ क्या, तुम्हें भैया लेने गए थे तो ये सब, सुनैना ने आंसू पोंछते हुए कहा वसुंधरा से। भाभी माँ, मैं सब बताता हूँ, ईशान और वसुंधरा दोनों को ही आराम करने दीजिए, आ जाएं आप, ऋषि ने बोला। सुनैना ईशान को वसुंधरा के साथ छोड़कर बाहर आ गई। क्या हुआ भैया, सुनैना ने घबराते हुए पूछा। ऋषि ने उसे सब कुछ बताया। क्या इतना सब हो गया, यह अनिल तो हद से ज़्यादा गिरा हुआ इंसान निकला, सुनैना ने गुस्से में बोला। आज बस वक्त पर पहुंच गए हम भाभी माँ, वरना पता नहीं क्या होता, ऋषि ने सामने खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। कुछ हुआ तो नहीं ना भैया, सब ठीक है अब, सुनैना ने कहा। हाँ भाभी माँ, आप भी सो जाओ, वसुंधरा है ईशान के पास, वो देख लेगी अब, ऋषि ने कहा।
नहीं भैया, बसु की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसे खुद किसी की ज़रूरत है, सुनैना ने बोला। मैं रुक जाता हूँ ईशान के कमरे में कमला के साथ, आप जाओ आराम कर लो, ऋषि ने सुनैना की तरफ देख के बोला। ठीक है, सुनैना ने बोला और चली गई। ऋषि कुछ देर वहीं खड़ा सब सोच रहा था। उसने देखा उसके शर्ट पर खून सूख चुके थे, दाग लगे थे। वो वॉशरूम में गया और चेंज करके आया। उसने अपने सेल्फ से एक किताब ली और ईशान के कमरे में चला गया। देखा वसुंधरा ईशान को अपने पास लिए सो गई थी और कमला उसके पास सो गई थी नीचे ही। वो आया और वसुंधरा को एक और ब्लैंकेट उड़ा दिया और बैठ गया। वो जैसे बैठा तो वसुंधरा ने अपना पैर ब्लैंकेट से बाहर निकाल दिया और उसके पैर में पहनी पायल चमक रही थी। ऋषि उठा और वापस उसके पैर ढक दिया, पर वो वापस वैसे कर देती है। ऋषि वापस उठता है और ढक देता है। ऋषि को गुस्सा आने लगा था। बुआ मत करो ना, मेरी नींद टूट जाएगी, वसुंधरा ने नींद में बोला। मुझे क्या, सो ऐसे, जब सर्दी पकड़ेगी तब पता चलेगा, ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा। ऋषि ने बुक ली और उसके बीच मुड़ा एक पन्ना खोल पढ़ने लगा। उसकी नज़र कभी वसुंधरा के पायल पर चली जाती तो कभी उसके पैरों पे पायल बहुत अच्छे लग रहे थे। पता नहीं कब ऋषि को भी नींद आ गई। सुबह का वक्त, ऋषि सो रहा है और उसके सीने पर बुक खुली हुई है। वसुंधरा उठती है और ईशान के सर पर हाथ रख के देखती है, मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरती है। वो उठ के जैसे देखती है तो बगल में ऋषि सो रहा था काउच पर। उसने सीने पर बुक खुली हुई थी तो वो धीरे से गई और बुक उठाने ही वाली थी कि ऋषि उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। ये क्या है, छोड़िए मुझे, वसुंधरा ने जोर से कहा। ईशान और कमला उठ जाएंगे, आपको पता है ना कि किसी की चीज़ उससे बिना पूछे नहीं लेते, ऋषि ने वसुंधरा को बाहों में लिए हुए बोला। सॉरी, गलती हो गई, वसुंधरा ने दूर जाने की कोशिश करते हुए कहा। ऐसे नहीं, अब गलती की है तो सज़ा भी भुगतना पड़ेगा ही, ऋषि ने उसे देखते हुए कहा। सज़ा? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो आप हमें सज़ा देंगे, वसुंधरा ने ऋषि की तरफ देख के बोला। वैसे पहले तो आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और दूसरा सज़ा हम बाद में बताएंगे, ऋषि ने उसे छोड़ते हुए कहा। सच में अगर ये मेरे बॉस ना होते तो, वसुंधरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरे लिए एक कप चाय प्लीज़, ऋषि ने ईशान के पास वापस सोते हुए कहा। हाँ, चाय क्यों, पूरा खाना भी खिला दूँ बोलो तो, वसुंधरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। गुड आइडिया, एक काम करो, नाश्ता बनाओ मेरे लिए अच्छा सा, ऋषि ने ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहा। जी, मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, वसुंधरा ने गुस्से में बोला। रॉकी, ऋषि ने तेज से बोला। तभी वसुंधरा ने बोला, अच्छा अच्छा जाती हूँ, वसुंधरा ने मुंह बना के कहा और चली गई। ऋषि मुस्कुरा के फिर से सो गया। वसुंधरा नीचे आई तो सुनैना उठ के पूजा कर रही थी। वो आई पूजा करके तो वसुंधरा से टकरा गई, जो अभी भी बड़बड़ाते हुए चली आ रही थी गुस्से में। अरे बसु, संभल के, अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो, सुनैना ने उसे पकड़ते हुए कहा। कुछ नहीं भाभी, वसुंधरा ने बोला। अच्छा तैयार हो जाओ, मैं तब तक नाश्ता बना लेती हूँ, सुनैना ने बोला। पर मेरे कपड़े तो वहाँ हैं, वसुंधरा ने बोला। चलो आओ, सुनैना उसे अपने साथ कमरे में ले आई। ये मेरे कपड़े हैं, जो चाहे ले लो इसमें से, सुनैना अलमारी खोलते हुए कहा। ये तो बहुत खूबसूरत है, आप पहनती क्यों नहीं है भाभी ये सब, वसुंधरा को नहीं पता था उसने अनजाने में क्या बोल दिया था। सुनैना खामोश थी उसके इस सवाल से। माफ़ कर दो भाभी, मुझसे गलती होगी, आगे से नहीं कहूँगी कुछ, वसुंधरा ने सुनैना से माफ़ी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम देखो तुम्हें कौन सी साड़ी पसंद है, सुनैना ने बोला। ये वाली, वसुंधरा ने एक गुलाबी प्रिंटेड साड़ी निकालते हुए कहा। वाह क्या बात है, जानती हैं ये साड़ी हमारे लिए कौन लाया था, सुनैना वसुंधरा की तरफ देख के मुस्कुरा के कहा। किसने, वसुंधरा ने बोला। ऋषि भैया ने, उन्हें ये रंग बहुत पसंद है, पर ज़्यादा डार्क होने के कारण हमने कभी पहनी नहीं, सुनैना ने कहा। ये सुन के वसुंधरा का मुंह बन गया। अच्छा तुम रेडी हो जाओ, सुनैना ये बोल के चली गई। वसुंधरा भी वॉशरूम में चली गई। नहा के वो साड़ी पहन के बाहर आई और सर पर लगी चोट की पट्टी को बदलने लगी। उसने पट्टी को उतार के रख दिया और फर्स्ट एड का बॉक्स ले आई और ट्यूब निकाल के कोशिश करने लगी, पर ये वो नहीं लगा पा रही थी। तभी उसके हाथ से कोई ट्यूब ले लेता है। वो शीशे में देखती है तो ऋषि था। उसने ट्यूब लिया और लगाने लगा। उसके सर के पीछे वसुंधरा की नज़र ऋषि पर थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। ऋषि ने दवा लगा के पट्टी बांधने लगा। वो जब सामने आया और वसुंधरा के करीब आया तो वसुंधरा की सांसें तेज हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या था। तभी बाहर से किसी की रेडियो से बजता एक गाना आने लगा। कहना ही क्या, ये नैन एक
अंदाज से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। अरमान नए ऐसे दिल में खिले, जीने को कभी मैं न जानूं। वो हमसे हम उनसे कभी न मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करें, क्या नाम लें, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। वसुंधरा खामोशी से बैठी हुई थी और ऋषि उसके सर पर पट्टी बांध रहा था। हर चीज़ खुद से नहीं हो सकता है वसु, हर किसी की मदद लेने से कोई छोटा नहीं होता है। ऋषि ने बहुत प्यार से बिना उसकी तरफ देख के बोला, मुझे बचपन से अपना सारा काम खुद से करने की आदत है। वसुंधरा ने धीरे से नज़रों को झुका के कहा, तो अब आदत डाल लो मदद की, ऋषि ने कहा और वहाँ से चला गया। कैसे डाल लूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मदद मेरा है भी या नहीं, या मेरी किस्मत में कब तक है, वसुंधरा ने खुद से कहा। वसुंधरा ईशान के कमरे में आई तो देखा वो सो रहा था। ईशान उठो, सुबह हो गई है, वसुंधरा ने पर्दों को हटाते हुए कहा। बसु थोड़ी देर बस, ईशान ने आंखों को बंद किए हुए बोला। अच्छा थोड़ी देर और रुको, अभी हम बताते हैं, वसुंधरा ने कहा और ईशान के पास आई। वसुंधरा आके उसके पेट पर गुदगुदी करने लगी। ईशान उठ के उसके पास चला आया हंसते हुए। चलो अब ब्रश कर लो, आओ, वसुंधरा ने ईशान को गोद में उठा के कहा। बसु तुम्हें ये चोट कैसे लगी, ईशान ने उसकी तरफ देख के बोला। ये एक बुरे राक्षस से लड़ते हुए, वसुंधरा ने आंखों को बड़ी करते हुए कहा। तो तुम राक्षस से लड़ रही थी बसु, ईशान हैरानी से आंखों को बड़ा करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, वसुंधरा ने ईशान को वाश बेसन के साइड की जगह पर बैठाते हुए कहा। कैसा था वो, ईशान ने वैसे ही पूछा। बहुत बड़ा, बहुत बुरा सा, वसुंधरा ने टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाते हुए बोला। फिर क्या, तुमने उसे मारा वसु, ईशान ने बोला। हाँ बहुत मारा, एक को वहाँ उठा के पटका, एक को दूसरी तरफ, फिर एक मेरी तरफ चाकू लेकर बढ़ा, उसका हाथ पकड़ के मैंने मोड़ दिया, वसुंधरा ने ईशान को ब्रश कराते हुए कहा। बसु तुमने फाइटिंग की, ईशान ने मुंह से ब्रश निकाल के बोला। जी और क्या, तुम्हारी बसु बहुत स्ट्रांग है, वसुंधरा ने उसका मुंह धुलाते हुए बोला। वेरी गुड वसु, ईशान ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा। ईशान को रेडी करके वो नीचे ले आई। देखा तो ऋषि भी बैठे किसी से बात कर रहा था। ऋषि की नज़र जब वसुंधरा की साड़ी पर गई तो वो उसे उस साड़ी में देख के हैरान था। काफ़ी खिल रहा था वो रंग उस पर। ऋषि ने अपना ध्यान वापस से काम में लगा लिया। वसुंधरा ईशान को खाने की मेज़ के पास लेकर आई। ईशान को चेयर पर बैठा के वो अंदर गई और सुनैना कमला के साथ नाश्ता ले आई। चलो ईशान दूध पी लो, वसुंधरा ने दूध का गिलास उठा के देते हुए कहा। पता है मम्मी, बसु ने कल बहुत सारे राक्षसों को मारा, ईशान ने एक घूंट दूध पीते हुए कहा। आपको किसने बताया, ऋषि ने पास आते हुए कहा। बसु बता रही थी चाचू, और बसु ने अकेले सबको मारा, वो कितनी स्ट्रांग है ना, ईशान ने आंखों को हैरानी से बड़े करते हुए कहा। हाँ आपकी बसु बहुत स्ट्रांग है, और तब भी उसको चोट लग गई बताओ, ऋषि ने मुंह बना के वसुंधरा की टांग खींचते हुए कहा। जब मुंह खोलोगे कुछ अच्छा नहीं निकलेगा मुंह से, वसुंधरा ने मुंह बना के मन में कहा। तो वसुंधरा जी कैसे मारा आपने उन सबको, जरा हम सबको भी बताओ, हम सब भी तो जाने आपके बारे में, ऋषि ने पराठा उठाते हुए कहा। जैसे आपने मारा था, वसुंधरा ने कहा। चाचू ने भी मारा था उन्हें, ईशान ने बोला। हाँ ईशान, हमारे सर पर चोट आने पर, वसुंधरा ने कहा। ईशान अब नाश्ता करो चुपचाप, सुनैना ने कहा। बसु कमला आप दोनों भी नाश्ता कर लो, सुनैना ने बोला। वसुंधरा भी बैठ गई नाश्ता करने ऋषि की बगल की चेयर पर। हनुमान जी अभी भी वक्त है, एक जोरदार गदा मार दो इस इंसान को, ताकि इसकी याददाश्त चली जाए, और फिर मैं इसे बताऊंगी अकड़ू कहीं के, वसुंधरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। आउच, तभी वसुंधरा के मुंह से जोर से ये सुन के सब उसकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ बसु, हाथ में भी लगी है क्या, सुनैना ने बोला। नहीं भाभी, वो बस ऐसी ही गलती, वसुंधरा ने अटकते हुए बोला। ऋषि मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने वसुंधरा का बोलना सुन लिया था और उसी ने उसके पैरों पर मारा था। दुष्ट कहीं के, कोई ऐसे मारता है, राक्षस है पूरे, वसुंधरा ने मुंह बना के बड़बड़ाते हुए कहा। तभी ऋषि ने उसके पैरों पर फिर मारा, और इस बार वसुंधरा ने भी जोर से एक पैर मारा और ऋषि को चीख निकल आई। वसुंधरा मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या, वसुंधरा ने अनजान बनते हुए कहा। नहीं कुछ नहीं, ऋषि ने मुंह बना के बोला। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। ऋषि ऑफिस चला गया। ईशान स्कूल नहीं गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए
सुनैना कमला किसी काम से बाहर चले गए। वसुंधरा ईशान को कमरे में ले आई। वसु, मेरा ड्राइंग कंपटीशन है, क्या बनाऊं मैं, बताओ ना, ईशान ने पूछा बिस्तर पर बैठते हुए। रुको बताती हूँ, वसुंधरा ने खिड़कियों को खोलते हुए कहा। उसने एक चार्ट पेपर निकाला और उसे ईशान के पास लाई। ये क्या है वसु, ईशान ने पूछा। ये वो है जो आप अपने ड्राइंग कंपटीशन में बनाने वाले हैं, वसु ने उसके सामने चार्ट खोलते हुए कहा। ईशान ने जब देखा तो उसमें एक हाउस था, बहुत प्यारा, और एक प्यारी सी फैमिली। वसु, मैं कैसे बना पाऊँगा ये तो बहुत मुश्किल है, ईशान ने हैरानी से कहा। मैं हूँ ना, मैं सिखा दूँगी, बस आपको जैसे हम बताएं वैसे आप करना, उसने उसके सामने एक कार्डबोर्ड रखते हुए कहा। वो बहुत सारे रंग ले आई और पेंसिल भी। वो ईशान के साथ बैठ के उसे ड्रा करना सिखाने लगी। दोपहर का वक्त। सुनैना जब कमला के साथ घर वापस आई तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। राकेश, वसु और ईशान कहाँ हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सुनैना ने एक नौकर से पूछा। जी भाभी, वो वसु दीदी ईशान बाबा के कमरे में है, रोहन ने बोला। अच्छा ठीक है, सुनैना ने ये बोला और ऊपर ईशान के कमरे में चली गई। अरे ये सब क्या है, इतने सारे पेपर, सुनैना ने कमरे में आते हुए कहा। वो वसु हमें पेंटिंग बनाना सिखा रही हैं, देखिए कैसे बना है ये पेंटिंग, ईशान ने एक कार्डबोर्ड उठा के दिखाते हुए बोला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, पर ये आप दोनों ने खुद की हालत क्या बना रखी है, सुनैना ने ईशान और वसुंधरा को देख के मुस्कुरा के कहा। क्या हुआ भाभी, वसुंधरा ने कहा। इधर आओ दोनों, सुनैना ने दोनों को आईने के सामने खड़े करके दिखाया। दोनों की शक्ल पर रंग लगा था और हाथों पर भी। अरे ये सब कैसे हुआ, वसुंधरा ने देखते हुए बोला। भाभी जल्दी नीचे आओ, देखो कौन आया है, कमला ने नीचे से आवाज़ दी जोर से। हम देखते हैं वसु, तब तक अपना और ईशान का मुंह साफ करके नीचे ले आओ, सुनैना ये बोल के चली गई। चलो आओ ईशान, वसुंधरा ने ईशान को वॉशरूम में ले जाते हुए कहा। सुनैना नीचे आई तो देखा सामने मुग्धा और सौर खड़े थे। ये दोनों सुनैना के चचेरे भाई बहन थे। मुग्धा एक टीचर है शिमला के स्कूल में, अभी छुट्टियां थी तो यहाँ आई है और काफ़ी शांत स्वभाव की है। सौर का एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। सौर का मिजाज बहुत मजाकिया था, पर काम के वक्त बहुत सख्त रहता था। अरे मुग्धा, तुम और ऐसे यहाँ पर, सुनैना ने हैरान होकर बोला। हाँ दीदी, भैया यहाँ किसी काम से आ रहे थे तो सोचा कि मैं भी आके मिल लूँ आपसे, मुग्धा ने सुनैना के पास आके उसके गले लगते हुए कहा। कैसे हो सौर, और चाचा जी कैसे हैं, सुनैना ने पैर छूते हुए सौर से कहा। ठीक है दीदी, आप कैसे हो, सौर ने मुस्कुरा के पूछा। ठीक है, आओ बैठो, सुनैना ने सोफे के पास आते हुए कहा। और हमारा भांजा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है हमारा हीरो, सौर ने कहा। वो ऊपर है, अभी आ रहा होगा, सुनैना ने कहा। मामू आप आए हैं, ईशान ने वसुंधरा की गोद में से कहा। सौर की नज़र जब ईशान पर गई और वसुंधरा पर, तो वसुंधरा को देख के एक वक्त के लिए वो खो सा गया। मामू आप कब आए, ईशान ने जब सौर का हाथ पकड़ के बोला तो वो ईशान की तरफ देखने लगा। बस अभी हीरो, और कैसा है मेरा चैंपियन, सौर ने उसे गोद में उठा के बोला। मैं एकदम ठीक हूँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए मामू, ईशान ने बहुत प्यार से बोला। ऐसा हो सकता है कि आपके मासी और मामू आपके लिए कुछ ना लाए, मुग्धा ने बोला। मासी कैसी हो, ईशान मुग्धा की गोद में जाते हुए बोला। मुग्धा ने उसे एक बड़ी सी चॉकलेट दिया। ईशान ने खुश होकर मुग्धा के गालों पर किस कर दिया। ये कौन है दीदी, पहले तो नहीं देखा इन्हें यहाँ, मुग्धा ने पूछा वसुंधरा की तरफ देख के। ये मेरी सिंड्रेला है वसु, ईशान ने बहुत प्यार से बोला। अच्छा जी, तो ये आपकी सिंड्रेला है, सौर ने वसुंधरा की तरफ देख के बोला। ये वसुंधरा है ईशान की नई केयर टेकर, पर अब लगता है घर की ही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा ईशान वसु की हर बात मानता है, सुनैना ने वसुंधरा की तरफ देख के बोला। वसु ये मेरी बहन और भाई हैं, मुग्धा और सौर, सुनैना ने वसुंधरा की तरफ देख के बोला। जी नमस्ते, वसुंधरा ने दोनों की तरफ देख के बोला। सभी वहीं बैठ के बातें करने लगे। वसुंधरा कमला के साथ नाश्ते के लिए चली गई। कुछ देर में वसुंधरा नाश्ता लेकर आ गई। ईशान वसुंधरा के पास आ गया। वसुंधरा उसे गोद में बैठा के खिला रही थी बहुत प्यार से, और सौर उसे देख रहा था। अच्छा दी, मैं चलता हूँ, मुझे जाना होगा, एक्चुअली मेरी मीटिंग है ऋषिकेश में, कुछ दिन वहीं रहूँगा, वहाँ मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो मुझे जाना होगा, सौर ने उठते हुए बोला। पर भैया से तो मिल लेते सौर, सुनैना ने बोला। मैं फिर आकर मिल लूँगा दीदी, अभी जाने दो, सौर ने बोला। ठीक है, अच्छा पर जल्दी आना, सुनैना ने कहा। सौर सबसे अलविदा लेके चला गया।
अच्छा तुम बैठो, हम अभी आते हैं, सुनैना ने कमरे में जाते हुए बोला। मुग्धा वसुंधरा और ईशान के पास आ गई। कहाँ से आप बसु? मुग्धा ने बैठते हुए कहा। सोफे पर। जी इलाहाबाद से, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। मुग्धा और वसुंधरा दोनों वहीं बैठ के बातें करने लगे और कुछ वक्त में बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे दोनों। शाम का वक्त। शाम को ऋषि जब आया तो मुग्धा को देख के खुश था। अरे वाह, शिमला से कोई आया है, ऋषि ने अंदर आते हुए कहा। अरे ऋषि जी आप कैसे हैं? मुग्धा ने खड़े होते हुए कहा। हम ठीक हैं, पर आप कैसे यहाँ? ऋषि ने बैठते हुए कहा। बस भैया आ रहे थे तो मैं भी आ गई, मुग्धा ने बोला। सर वो आपकी फाइल, अमन ने अंदर आते हुए कहा। अमन अंदर आया तो उसकी नज़र मुग्धा पर गई। मुग्धा भी अमन को देख के नज़रें नीचे कर ली और दूर खड़ी वसुंधरा ये देख रही थी। हाँ अमन लाओ, अमन ने फाइल दी और चला गया बिना कुछ कहे। मुग्धा थोड़ी परेशान लग रही थी। तो सौर कहाँ है मुग्धा? ऋषि ने पूछा। वो तो चले गए, उन्हें काम था, बोले हैं जल्दी आके मिलेंगे आपसे, मुग्धा ने बोला। अच्छा ठीक है, आप बैठे, हम आते हैं। ऋषि अपने कमरे में जाने लगा। वसुंधरा जी एक कप चाय मिलेगी क्या? ऋषि ने सीढ़ियों के पास खड़ी वसुंधरा से बोला। कमला चाय दे दो इन्हें, वसुंधरा ने कहा कमला से। जी दीदी, कमला ये कह के जाने लगी। तुम्हें भाभी बुला रही हैं, कमला जाओ, ऋषि ने मुस्कुरा के वसुंधरा की तरफ देखते हुए कहा। पर मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई भैया, कमला ने कहा। मुझे आई है, जाओ, ऋषि ने थोड़ा सख्त होकर कहा। जी भैया, कमला ने सुना तो भाग गई। आप जाओ और एक कप चाय ले आओ, ऋषि ने कहा। दूध नहीं है, ख़त्म हो गया, वसुंधरा ने मुंह बना के कहा। मैं मंगा देता हूँ, ऋषि ने कहा। चाय पत्ती भी नहीं है, वसुंधरा ने गुस्से में बोला। वो भी मंगा देता हूँ। मुग्धा बैठी दोनों को देख रही थी मुस्कुराते हुए। चीनी नहीं है, वसुंधरा ने फिर गुस्से में बोला। वो भी मंगवा देता हूँ। और कुछ? ऋषि ने सीढ़ियों पर खड़े हुए बोला। हाँ जब इतना मंगा ही रहे हैं तो चाय ही मंगा के पी लीजिए, वसुंधरा ने बोला। हाँ गुड आइडिया, मैं अभी राखी को बुलाता हूँ, ऋषि ने कहा। जैसे वसुंधरा ने बोला ठीक है मैं जाती हूँ, वसुंधरा ने मुंह बना के कहा। जाओ और मसाले वाली चाय जल्दी से मेरे कमरे में लेकर के आओ, ऋषि ये बोल के चला गया। हनुमान जी देख लूँगी आपको तो मैं, वसुंधरा ये बोल के किचन में चली गई। मुग्धा ये सब देख के मुस्कुरा रही थी। वसुंधरा किचन में गई और चाय बनाने लगी। अरे मुग्धा भैया आ गए क्या? सुनैना ने पूछा। जी दीदी, और आते ही वसु को काम भी लगा दिया, मुग्धा ने मुस्कुरा के बोला। अच्छा तो फिर से परेशान करने लगे, सुनैना ने बोला। अरे परेशान, उन दोनों की बातें इतनी फनी थी कि पूछो मत, पहली बार ऋषि जी को ऐसे देखा है, मुग्धा हैरान होते हुए बोली। बस समझ लो वसु को कोई जादू आता है, सब बदल गया जैसे उसके आने से, सुनैना ने मुस्कुरा के बोला। अगर ऐसा है तो इस जादूगरनी को हमेशा के लिए यहीं रोक लो, ऋषि जी की शादी करा के, मुग्धा ने सुनैना की हथेलियों को पकड़ के बोला। मैं भी यही सोच रही थी कि भैया जी की शादी कर दूं, पर अभी, सुनैना ने इतना बोला था कि वसुंधरा ने बोला। बिल्कुल भी नहीं भाभी, इनकी शादी मत कराना आप, मेरी मानो तो इनको संन्यास दिला दीजिए, अच्छा होगा। पता नहीं शादी करने के बाद किसके पीछे कुत्ते छोड़ दें। ना बाबा, मैं आपकी जगह होती तो मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती। अरे ये तो उसके सपने में भी उसे डरा धमका के रखेगा, बेचारी वो, वसुंधरा ने खोए हुए बोला। सब उसकी बातें सुन के हंसने लगे। अरे भाभी हंसो मत, ये तो उससे भी अगर इजहार मोहब्बत करेंगे तो अगर वो नहीं मानी तो उसे हड़का के बोलेंगे। मैं तुमसे यहाँ पूछने नहीं आया था, समझी, वसुंधरा ने ऋषि के अंदाज में बोला तो सब हंसने लगे। वाह वसु, बहुत ठीक बोला तुमने, मुग्धा ने हंसते हुए कहा। वसुंधरा को याद आया कि उसने गैस पर चाय रखी है। वो भाग के किचन में गई और गैस बंद करके वो चाय निकाल के कप में डाल के ऊपर ऋषि के कमरे में आई। उसने झाँक के देखा तो उसको नज़र नहीं आया। वो धीरे कदमों के साथ अंदर गई और चाय की कप रख कर वापस आने लगी। तभी उसका हाथ पकड़ के ऋषि ने उसे दीवार से लगा के खड़ा हो गया। उसके बाल गीले थे, लगता था जैसे अभी नहा के आया हो। ऋषि के इतना पास होने से वसुंधरा की सांसें तेज थी। किसी ने कहा मुझे मोहब्बत करना नहीं आता, किसी ने कहा कि मेरे साथ कोई लड़की नहीं रह सकती क्योंकि मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है जो किसी लड़की के दिल को धड़का सके। ऋषि ने बोलते हुए वसुंधरा की कमर को साइड से अपने गीले हाथों से पकड़ के पास ले आते हुए बोला। वसुंधरा ने उसके छूने से आंखों को बंद कर लिया। तभी बाहर से रेडियो पर गाना बजने लगा, एक रोमांटिक सा। किसी ने कहा मैं किसी लड़की से इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता। ऋषि ने अपना एक हाथ उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा। वसुंधरा उसके छूने से जैसे पिघल रही थी।
ऋषि उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो खुद नहीं जानता था कि वह आखिर क्यों वसुंधरा के साथ ये सब कर रहा था, क्यों वसुंधरा का पास आना उसे सुकून देने लगा है। क्या होगा ऋषि और वसुंधरा के इस एहसास का असर, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।